सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। अगस्त 2023 के महीने से 6 और हवाई अड्डों मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। इन हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन और स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डिजी यात्रा एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा है जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही के लिए बनाई गई है। यह यात्रियों को अपनी पहचान प्रमाणित करने और यात्रा विवरण को मान्य करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित आवाजाही के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच चौकियों से गुजरने में मदद करता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन 15 अगस्त से शुरू होंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 है। रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के कल्याण और भलाई के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया और कॉन्कोर्स में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया है, जिनका संचालन लाइसेंस धारक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में अपने उन 5 सुरक्षा कर्मियों की रिहाई का स्वागत किया है, जिन्हें लगभग 1.5 साल पहले अगवा किए जाने के बाद हिरासत में रखा गया था। इन अपराध 5 यूएन कर्मचारियों में 4 राष्ट्रीय स्टाफ और 1 बांग्लादेश के नागरिक हैं। इन्हें 11 फरवरी 2022 को दक्षिणी गवर्नरेट अभियान में उस समय अगवा कर लिया गया था, जब वो एक मैदानी मिशन से वापस लौट रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन यूएन सहायता कर्मियों की रिहाई पर प्रसन्नता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने कहा है कि विश्व की बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतें पूरा करने के लिए पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन में 300% वृद्धि हुई है, मगर अभी दुनिया भर में लगभग 73 करोड़ लोग खाद्य अभाव या कुपोषण से जूझ रहे हैं, क्योंकि विशाल मात्रा में खाद्य सामग्री का या नुकसान होता है या उसकी बर्बादी होती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन UNFO ने वर्ष 2023 की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि विश्व जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी खाद्य जरूरतें भी बढ़ेंगी। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन सरकार से उन 9 तिब्बती मानवाधिकार पैरोकारों के बारे में जानकारी मुहैया कराए जाने की अपील की है, जो 11 वर्ष तक की कैद की सजा काट रहे हैं। इन UN मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मानवाधिकार पैरोकारों के बारे में चीन सरकार द्वारा जानकारी की उपलब्धता के अभाव पर चिंता व्यक्त की है, जिसे इस बात का सोचा समझा प्रयास समझा जा रहा है कि दुनिया इन मानवाधिकार पैरोकारों को भुला दे। ये पैरोकार साल दर साल एक आदमी बता रहे हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व डायरेक्टर विकास सिन्हा का निधन हो गया है। सिन्हा 78 साल के थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विकास सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। उसके बाद सक्रिय मानसून की स्थिति फिर से शुरू होने से पहले अगले 1 सप्ताह के दौरान देश के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंशियो की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी 6 संदिग्ध विदेशी हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। इस दौरान एक आरोपी को गोली मार दी गई, वो भी विदेशी था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हवाई में विनाशकारी तूफान के कारण लगी जंगल की आग के मद्देनजर एक बड़ी आपदा घोषणा को मंजूरी दी है। इस आग में अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई है और हवाई के माऊ द्वीप पर सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। से बेखबर हैं। मणिपुर में जातीय संघर्ष के 100वें दिन पीएम ने लोकसभा में गुरुवार को अपना मौन व्रत तोड़ा था। तो कैसे राहुल के सवालों में फंस गए पीएम मोदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। पीएम के उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर 2 मिनट बोले। मणिपुर में महीनों से आग लगी है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन पीएम मोदी मुस्कुरा रहे हैं। पीएम मोदी के लोकसभा में दिए भाषण को लेकर राहुल ने कहा, कल प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया। इसमें सिर्फ 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी है, लोगों की जान ली जा रही है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री हंस हंस कर बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी मणिपुर यात्रा को लेकर कहा, मैंने जो मणिपुर में देखा और सुना, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भारत की जान ले ली है। ये मेरे खोखले शब्द नहीं थे।
जब हम मणिपुर पहुंचे और मेतेई क्षेत्र में गए, हमें कहा गया कि अगर आपकी सुरक्षा में कोई कुकी होगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। उसी तरह जब हम कुकी क्षेत्र में गए तो हमें कहा गया कि अगर मेतेई आपकी सुरक्षा में होगा हम उसकी जान ले लेंगे। आज वहाँ एक स्टेट नहीं, वहाँ 2 स्टेट हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मणिपुर में भारतीय सेना 2 दिन में हालात काबू में ला सकती है, लेकिन पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग को बुझाना नहीं चाहते हैं। पीएम कम से कम मणिपुर जा सकते थे, समुदायों से बात कर सकते थे और कह सकते थे कि मैं आपका पीएम हूँ, आइए बात शुरू करें, लेकिन मुझे कोई इरादा नहीं दिखता। सवाल ये नहीं है कि क्या पीएम मोदी 2024 में पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है। अब राहुल गांधी के इस बार पर पीएम मोदी क्या कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन आज राहुल ने पीएम मोदी को आईना जरूर दिखा दिया है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पीएम मोदी को बड़ी मात दी है। मात तो आज संसद में बीजेपी को भी खानी पड़ी है। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपील की थी कि यह सत्र सुचारू रूप से चले, लेकिन सत्र की शुरुआत से लेकर आखिर तक केवल लोकसभा से राज्यसभा तक हंगामे का ही शोर सुनाई दिया। कभी महंगाई तो कभी मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार जमकर घिरी, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बारी आई तो केंद्र ने विपक्षी नेताओं को ही खामोश करने की कोशिश की, जिस पर सत्र के आखिरी दिन आज जोरदार हंगामा बरपा। दरअसल संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके विरोध में विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदनों में हंगामा किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बिना विपक्ष के लोकसभा की कार्रवाई चली और बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद शामिल हुए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। हाथ जोड़ते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि प्लीज मेरा माइक बंद ना करें। खड़गे ने कहा कि हम तो इसमें विश्वास रखते हैं कि कल करने का है तो आज करो, आज करने का है तो अभी करो। डिबेट में छोटी मोटी बात होती रहती है, जब एक दूसरे के विषय में कहते हैं। अगर वो अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये अनपार्लियामेंट्री है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित कर दिया गया। वो बेहद हल्का मामला था, जहां एक तरफ अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेकर हल्ला बोल हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया। सांसद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। अधीर रंजन समेत तीनों सांसद विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे। इस निलंबन को लेकर ही आज हंगामे का शोर सदन के अंदर से लेकर बाहर तक गूंजा। संसद में सत्ता पक्ष की मनमर्जी आने वाले चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी पर जोरदार हमला करते हुए नीतीश ने कहा, पीएम मोदी विपक्षी एकता से डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से केंद्र सरकार परेशान है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी एकता की पहल करते हुए सभी विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया है, अब उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का आकार और बड़ा होगा। इंडिया के साथ और भी कई दल जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल हैं। ये 26 दल आज पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर पीएम मोदी को चुनौती दे दी है कि 2024 में बीजेपी का सफाया होने वाला है। उन्होंने कहा, अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। और जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे, या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, अब चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए अब कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको
सीएम नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया को पीएम मोदी की ओर से घमंडिया बताए जाने पर आरजेडी नेता ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को जो आशा थी प्रधानमंत्री उस पर खरे नहीं उतरे। प्रधानमंत्री केवल विपक्ष के लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। देश हित में जो कदम मणिपुर हिंसा को लेकर उठाना चाहिए था वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई है। नीतीश के इस बयान से सियासी हलचल तेज है। इधर देशद्रोह कानून के खात्मे से भी हलचल तेज है। देश में सबसे ज्यादा अगर किसी कानून का राजनीतिक रूप से गलत इस्तेमाल किया गया तो वो देशद्रोह कानून है। तो राजद्रोह का कानून अब खत्म हो चुका है। अब इस कानून को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही 3 ऐसे बिल भी लोकसभा में लेकर आई है जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय करेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 3 बिल पेश किए। भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इसे पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, हम इसे बदल रहे हैं। इसे बदलते हुए नए कानून ला रहे हैं। जिन 3 नए कानूनों की घोषणा की है उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल है। गृह मंत्री ने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानून के मुताबिक चलती थी। 3 कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। इन बिलों के संसद से पास होने और कानून बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह के मामले में होगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी। बिल को पेश करते हुए शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून को अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए बनाया गया था। सरकार ने अब राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। इस कानून में इसके साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल और भारत की अखंडता के लिए चुनौती वाले लोगों के लिए पहली बार व्याख्या की गई है। ऐसे लोगों की पूरी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार होगा। महिला उत्पीड़न के मामले में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि अपराधी जो देश छोड़कर भाग जाते हैं उसके विरुद्ध 10 साल की सजा का प्रावधान बिल में किया गया है। सजा माफी के मामले में भी राज्यों की मनमानी पर अंकुश लगाया गया है। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल ही माफ कर सकते हैं। शाह ने कहा अभी बिहार में कुछ मामले सामने आए हैं। किसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। देशद्रोह के कानून को समाप्त कर सरकार राहत देने की बात कर रही है। इधर ब्रिजभूषण को राहत मिलती नहीं दिख रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव शनिवार 12 अगस्त को होने थे और चुनाव से 20 घंटे पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद चुनाव लटकते दिखाई दे रहे हैं। WFI के चुनाव में पहले ही कई महीनों की देरी हो चुकी है। अब आखिरी वक्त में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाल ही में WFI के पूर्व चीफ और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित कई खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह और राष्ट्रमंडल खेल 2010 की चैंपियन अनीता शोराण के बीच मुकाबला होगा। बाकी के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद यही दोनों मैदान में बचे हैं। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। वहीं अनीता इस चुनाव में अकेली महिला उम्मीदवार हैं और ये हरियाणा की रहने वाली हैं और राज्य पुलिस में कार्यरत हैं। अनीता ने अपना नामांकन उड़ीसा इकाई के प्रतिनिधि के रूप में भरा है। कुश्ती संघ के चुनाव में मौजूदा समय में 25 इकाइयां हैं। देश के 25 राज्यों में ये इकाइयां हैं और हर इकाई के 2 वोट होते हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि उनके साथ 20 राज्य हैं। संजय सिंह कुश्ती संघ से 2010 से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के कुश्ती संघ और राष्ट्रीय कुश्ती संघ दोनों में वो पदाधिकारी रहे हैं। उनके ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ पारिवारिक ताल्लुकात बताए जा रहे हैं और पिछले 3 दशक से दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। कोर्ट के इस आदेश से ब्रिजभूषण को जोरदार झटका लगा है। वहीं MP में भी बीजेपी को झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी अपने ही दांव में बुरी तरह से उलझ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदुत्व पर ही घेर लिया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी बता रहे हैं और पार्टी ने हिंदुत्व पर आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार हिंदुत्व के मामले में ही बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। धर्म के सहारे राजनीति करने वाले बीजेपी के पैतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की रणनीति के आगे फेल साबित हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस हिंदुत्व के मामले में ही बीजेपी पर भारी पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी भोपाल में धर्म चौपाल और हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है। देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कथाओं का सहारा ले रही है। पार्टी ने पुजारी प्रकोष्ठ का गठन कर ये साफ कर दिया है कि सत्ता आई तो मंदिरों के पुजारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है और अब वो कांग्रेस नेताओं को चुनावी हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कमलनाथ अपनी सरकार के 15 महीने के दौरान किए गए काम को भी सामने रख रहे हैं, जिसमें महाकाल लोक निर्माण से लेकर राम वन गमन पथ का विकास करने जैसे काम गिना रहे हैं। कांग्रेस धर्म चौपाल के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। ये चौपाल पूरे प्रदेश में होगी। इस दौरान पार्टी गांवों और कस्बों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। वैसे कमलनाथ सिर्फ हिंदुत्व पर ही फोकस नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर कई योजनाओं को लागू करने की गारंटी भी दी है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन बहाली, किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक का बिल आधा करने का वादा किया है। कांग्रेस के इन दावों का बीजेपी को तोड़ नहीं मिल रहा है।